हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स अगेन। हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने करा, जितने भी हम लोगों ने कम्युनिकेट करा, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि राउल्स लॉ, हेनरी लॉ कैसे वर्क करता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक्चुअली आधा पढ़ चुके हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन लॉ था राउल्स लॉ का, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी पढ़ लिया। अब राउल्स लॉ की एप्लीकेशन की बारी आ गई है। राउल्स लॉ के एप्लीकेशन की बारी का मतलब ये हुआ कि हमको ये सीखना है कि राउल्स लॉ वर्क कैसे करता है। हमें ये सीखना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे राउल्स लॉ को हम लोग अप्लीकेबल करेंगे और बाद में उसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसे आप गांठ बांधिए पहले, कि जितने भी तरह के हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फिलहाल आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अभी जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें सल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। मतलब अगर सल्यूट मिलाते हैं, दो कंपोनेंट जिसको मिला के हम बना रहे हैं सोल्यूशन, वो आपस में रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम सल्यूट अगर मिलाएंगे तो सल्यूट के पार्टिकल भी डिसोसिएट नहीं करेंगे या एसोसिएट नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना पार्टिकल, जितना मोल हम सल्यूट का मिलाएंगे, अगर एक मोल मिलाया तो सोल्यूशन में भी एक ही मोल वो रहने वाला है, उसके पार्टिकल कम या ज़्यादा नहीं होंगे। कम ज़्यादा कब होते हैं कि सल्यूट मिलाया, वो टूट गया, सोल्यूशन में डिसोसिएट हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, एसोसिएट हो गया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिसोसिएशन और एसोसिएशन की जो प्रॉपर्टी है, हम इसी चैप्टर में के एंड में स्टडी करेंगे। एक टॉपिक आएगा, वहाँ बात करेंगे इसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं चाह रहा था कि जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कितने लोगों को समझ में आ गया था? प्लीज़ आप एक एक करके मुझे बताइए, ठीक है? कहिए तो मैं नाम लेके बुलाऊं। कितने लोगों को समझ में आ गया था? सबको समझ में बात आ गई थी? पीछे के सब लोग, ठीक है? सबको अगर समझ में आ गया था तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? और अगर अभी भी कोई डाउट है पीछे के टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको नहीं होगा तो एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। हाँ, ठीक है, तो आगे बात करें फिर। ओके, अगर डाउट होगा तो आप मुझे बीच में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ करे, आप मुझे टोका करिए, मैं आपको वहीं पर उस टॉपिक को होल्ड करूंगा और पीछे और टॉपिक को रिवाइज करवा दिया करूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे बढ़ के कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारा इस चैप्टर का जो फोकस है वो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है। दोनों बातें आपको क्लियर तभी होंगी जब पूरा का पूरा एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो शुरू करें टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसका एक्चुअली मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बाइंड टुगेदर। वैसे इस वर्ड का मतलब तो बाइंड टुगेदर है। इस वर्ड से ज़्यादा क्लियर तो आप नहीं हो पा रहे होंगे कि बाइंड टुगेदर का मतलब क्या यहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ाने वाले हैं सर, है ना? तो मैं आपको बताते चलूँ, ये सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सल्यूट का जो पार्टिकल है वो डिसाइड करता है प्रॉपर्टी। ध्यान रखेंगे, सल्यूट का पार्टिकल मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? बोलिए, किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल्स पर, नंबर पर, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन, जिसमें एक मोल यूरिया डाल दिया है मैंने या एक मोल ग्लूकोज डाल दिया है, दोनों कितना है? एक मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? सेम है। तो दोनों सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। ध्यान सुन रहे हैं? दोनों सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? सेम है। लेकिन एक में यूरिया है, नेचर अलग होता है, एक में ग्लूकोज है, नेचर अलग होता है, लेकिन नेचर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है इन द सोल्यूशन, ठीक है, तो किसी भी तरह का हम लोग सल्यूट लेंगे, कोई भी सल्यूट लेंगे, बिना नेचर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही रहेगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जो सल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता हो, पार्टिकल पर डिपेंड करता हो, नेचर पर डिपेंड न करता हो,
कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है सिलेबस में? हमें पढ़नी है चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमको पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पहले जो वेपर प्रेशर था उसके रिस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कितना घट गया, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप साथ में बोलते रहिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बोलते रहेंगे तो लर्न होता रहेगा ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, है ना। इसका मतलब एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट जो पहले था वो ज़्यादा हो गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बायोलॉजी वाले जानते होंगे, जो बायोलॉजी वाले मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो टर्म्स है ऑस्मोसिस वाला वर्ड आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑस्मोसिस जो फिनोमेना है उसी फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर बात हो रही है, ठीक है। मैथ वाले बच्चे ये ना सोचे कि यार ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। सारे प्रॉपर्टी में हम सिर्फ केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों लोग इस बात को ध्यान से रखें, मैथ हो चाहे बायो हो। तो हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं इसको हम खत्म कर लें, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, थोड़ा समय लगेगा। हम आज शुरू करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगा, फिर आपको मैं दिखाता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब कि जो सॉल्वेंट है हमारा है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, बोलिए बोलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के ही पार्टिकल वेपराइज होंगे, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ही डिसाइड करेगा कि वेपर प्रेशर कितना होगा। क्लियर बात हो रही है। आपको मैंने बताया भी था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। वेरी गुड, जो भी बोला है वेरी गुड, ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी सॉल्वेंट को हम सोल्यूशन बनाते समय उसमें ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या बोला मैंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्केप नहीं करता। वोलेटाइल ना होने का मतलब ये हुआ कि वेपराइज नहीं करता, उसका मतलब हम बात कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल की, इस बार बात कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल की। हमारा जो सोल्यूशन है उसमें हम सोल्यूशन मतलब कि लिक्विड में हम क्या मिलाने वाले हैं, सॉलिड मिलाने वाले हैं। सॉलिड का पार्टिकल वेपराइज नहीं करता, मतलब कि वेपराइजेशन या वेपर प्रेशर में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल। तो पूरा का पूरा जो वेपर प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। solvent in the pure case and solvent in the solution is only decide the vapor pressure exerted over the solution। क्लियर बात हो रही है। तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज करेंगे, सॉल्यूट का पार्टिकल वेपराइज नहीं करेगा। तो जब सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डालेंगे तो आपको पता है जैसे कि सॉल्यूट का पार्टिकल क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे में जो सरफेस है, सरफेस पे भी सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, बाइंड करेंगे, उसको कवर करेंगे, और दूसरे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उनके बीच में भी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को भी कवर करेंगे। क्लियर बात हो रही है। मैंने दूसरी बात ये भी कही थी कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्योर स्टेट में कितना होगा, 1, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में कितना होगा, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, और सॉल्यूट वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेशन नहीं करता, वेपराइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, मतलब P इज लेस देन P नॉट। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कम हो गया। कितना कम हुआ और क्यों कम हुआ, कितना कम हुआ, P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P कम हुआ। और ये कम होने के पीछे किसका हाथ है, क्यों कम हुआ,
हमने सल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? सल्यूट। मतलब वेपर प्रेशर जितना एग्जर्ट हुआ, वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर, और वेपर प्रेशर जितना घट गया वो डिपेंड करेगा सल्यूट पर। किस पे डिपेंड करेगा? सल्यूट पर। इसका मतलब लोअरिंग, ध्यान सुन रहे हैं आप, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure depends upon the mole fraction of solute। यही ध्यान रखेंगे आप, lowering of vapor pressure depends upon mole fraction of solute। या मैं कहूँ कि lowering of vapor pressure, जितना वेपर प्रेशर घटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जितना ज़्यादा पार्टिकल डालेंगे सल्यूट का, वेपर प्रेशर घटता जाएगा, उतना ही वेपर प्रेशर उतना ही घटता जाएगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा पी है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होगा। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पी वेपर प्रेशर जो होता है, पी प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसी का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको डिराइव कराऊंगा। हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे सल्यूट का, और फिर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक यही है। चलिए आज डिस्कस करते हैं इस बात पे, ठीक है। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। कितने तरह के हमको स्टडी करने हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंडिकेटेड बाई पी नॉट माइनस पी, मतलब डेल्टा पी से, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होगा कि आउट ऑफ जो वैल्यू है, मतलब जो पी नॉट की वैल्यू है, मैं थोड़ा दिखा दूं, हाँ अब सही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, T1 माइनस टी बी। पहले टी बी रहा होगा, बाद में क्या हो गया होगा? T1 हो गया होगा, डेल्टा टी बी जिसको बोलते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पहले TF रहा होगा, घट के T1 हो गया होगा, तो डेल्टा TF। और ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको इंडिकेट करते हैं पाई से। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं लेके आया हूँ, मैं आपके सामने इसको दिखाता भी हूँ। पहले हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन है 1। सारा का सारा वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो हो रहा है कि उसके क्या नाम है, सॉल्वेंट की वजह से, जिसकी वैल्यू है पी नॉट, प्योर स्टेट है। हमने उसमें कुछ सल्यूट का पार्टिकल डाल दिया। थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसको देख रहे हैं, ये रेड रेड पॉइंट है जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सल्यूट का पार्टिकल जिसका मोल फ्रैक्शन मैंने माना है एक्स सल्यूट, उसको ऐड करने पर वेपराइजेशन थोड़ा घट गया, और सॉल्यूशन का जो प्रेशर है पी वो कम हो गया पी नॉट से, ठीक है। पी घट गया पी नॉट से। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को, अब बड़ा ही मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा इसको वन बाई वन देखते जाएंगे आप तो समझते जाएंगे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए। तो मैं क्या कह रहा था कि जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? पी नॉट माइनस पी, ठीक है। और राउट्स लॉ से आप जानते हैं कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब क्या होता है, याद कर रहे हैं आप? पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है कि पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, जिसको फिलहाल मैं यहाँ पे x1 मान रहा हूँ, ठीक है। आप याद करेंगे जो पी की वैल्यू होती है, ठीक है, वो पी नॉट 1 या पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। चलिए इसको भी ए मान ले रहा हूँ, नहीं तो देखने में गलत ही लगेगा, ठीक है। अब एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप? एक्स ए की जगह लिख सकते हैं, एक्स ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, जहाँ पे एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन किसका है? सल्यूट का है। मैंने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्यों यहाँ पे लाया? क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर घट रहा है उसमें सल्यूट का मोल फ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? आप वैल्यू आ जाएगी पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस अरे भाई पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है। तो इसको देखते जाइए।
तो चूंकि मैं सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो मैं पी ए माना हूँ यहाँ पर, तो इसको भी थोड़ा पी नॉट ए कर देते हैं जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी नॉट ए और क्या बचेगा एक्स बी। एक्स बी क्या है, एक्स बी यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा पी नॉट ए यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बी, जिसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एन बी मोल ऑफ सॉल्यूट अपान क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपको पता है मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है मास अपान मोलर मास। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बी अपान एम बी मास अपान मोलर मास, इसकी जगह पे ले सकते हैं डब्ल्यू बी अपान एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपान एम ए लिख सकते हैं। एन ए की जगह पे डब्ल्यू ए अपान एम ए और एन बी की जगह पे डब्ल्यू बी अपान एम बी। ये फार्मूला जो है मास और मोलर मास के टर्म्स में हो गया। और ये जो है ये पी नॉट ए माइनस पी अपान पी नॉट ए इंडिकेट करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिसाइड करेगा कि कितना जो है वेपर प्रेशर घटेगा विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। इससे हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन ये लगाते हैं कि मान लीजिए सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट बहुत ही थोड़े अमाउंट में है, सॉल्यूट बहुत ही थोड़े अमाउंट में है, मतलब जो एन बी की वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन क्या है, एन ए है। तो जब एन बी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन एन ए होता है तो इसका मतलब ऐसे कंडीशन में हम एन ए प्लस एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग एन ए लिख सकते हैं। एन बी को हम लोग यहाँ से हम इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे और पी नॉट ए माइनस पी अपान क्या बचेगा, अपान बचेगा पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा एन बी अपान एन ए, एन बी अपान एन ए। तो एन बी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी, ध्यान देखिएगा, एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपान एम ए ऊपर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है, एम बी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आपको मिल रहा है ये फार्मूला है तब जब सोल्यूशन होगा डाइल्यूट। ध्यान रखेंगे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन पी नॉट ए माइनस पी अपान पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपान एन ए होता है। और इसकी जगह पे ये अगर सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो हम लोग उसकी जगह पे ऐसे रखेंगे। थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन अप्लाई किया जाएगा। इसको चाहे तो आप मोलरिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मोलरिटी कैसे लगाएंगे आप, है ना। यहाँ पे मास अपान मोलर मास हो ही चुका है, अगर मैं यहाँ से एम में हटा दूँ और यहाँ पे 1000 ला दूँ तो अभी ये मोलरिटी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलरिटी के टर्म्स में हम लोग न्यूमेरिकल लगाते समय इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे दिखाऊंगा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का छोटा सा एक डेरिवेशन है, फार्मूला है। फार्मूले में आप ध्यान रखेंगे फार्मूला बस यही होता है, पी नॉट ए माइनस पी अपान पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो एन बी को नेग्लेक्ट करेंगे और एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एन ए, ठीक है, प्लस एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। मैंने लग रहा है 1 बोल दिया था, एन ए हो जाएगा, ठीक है।
Na प्लस एन बी इक्वल टू एन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मैं एक दो न्यूमेरिकल इसका लगाऊंगा, उस न्यूमेरिकल को देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक। न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जो कि यूरिया है, नीड्स टू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर सॉल्वेंट है, उसका मास दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 30%। वेपर प्रेशर वाटर का 30% घटाने के लिए कितना यूरिया डिजॉल्व करना चाहिए, उसका मास पूछा है। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और मोलरिटी भी पूछी गई है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको। क्वेश्चन ये है व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट मतलब कि W2 या WB जिसको बोलते हैं को पूछा गया है, ठीक है। 273, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 30%। मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर कंडीशन में 100 रहा हो, मान रहे हैं हम लोग 100 मिलीमीटर रहा हो, ठीक है। तो घट के कितना हो जाएगा सोल्यूशन में, 30% का मतलब कि उसमें 30 घट गया, तो कितना बचा 70 mm, ठीक है। 30% घटने का मतलब कि पहले अगर 100 था तो बाद में हो जाएगा 70। क्लियर बात हो रही है। उसके अलावा मास दिया हुआ है, यहाँ देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब कि W1 की जो वैल्यू है वो 100 ग्राम है, ठीक है। W1 की वैल्यू 100 ग्राम है, ठीक है, और W2 की वैल्यू पूछी गई है। P0A की वैल्यू देख ही रही हैं आप, देख पा रहे हैं आप लोग। सिंपली आप चुपचाप एक इसका क्या नाम है फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिए। फार्मूला क्या हमारा फार्मूला है कि P0 माइनस पी, वी नो दैट P0 माइनस पी अपॉन P0 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ सल्यूट मतलब कि W2/M2। यूरिया का मोलर मास निकालेंगे, W2/M2 जनरल कंडीशन है। अगर ये डाइल्यूट कंडीशन होता तो W2/M2 नहीं होता, और W1 अपान क्या होता है M1 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो लाएंगे कि यहाँ पर W2 की वैल्यू हमको निकालनी है, हमको पता नहीं है। मोलर मास ऑफ यूरिया, अब यूरिया का मोलर मास कैसे निकालेंगे, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2CO। तो NH2CO से इसका मोलर मास निकालिए। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, और इसका क्या होगा 14 टू 16, 16 टू जा 32, ठीक है। और इसका कितना होता है 12, और इसका कितना होता है 16। तो 16 ऑक्सीजन का 16, इसका 16, 16 3 जा 48, और 48 और 12 कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 60। W2 60, W1 की वैल्यू कितनी दी गई है, W1 की वैल्यू दी गई है 100, अपान कितना दिया है, ठीक है। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। P0 की वैल्यू क्या है, P0 की वैल्यू दी गई है, P0 की वैल्यू दी गई है 100 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 30। P0 की वैल्यू 100, तो ओवरऑल जो वैल्यू आई, थोड़ा इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ूंगा, कैलकुलेशन करके आप कंप्लीट करेंगे मुझे, ठीक है, और उसका आंसर बताएंगे। W2/6, ठीक है, W2/60 अपान W2/60 प्लस 100 प्लस 18। अब इसमें इससे आप W2 की वैल्यू निकाल के मुझे बताएंगे कि W2 की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। दूसरा इसी पार्ट था कि व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलरिटी के लिए क्या पता होना चाहिए आपके पास, मोलरिटी के लिए पता होना चाहिए आपको W2, क्योंकि W1 दिया हुआ है। तो W1 दिया हुआ है, तो अगर आप मोलरिटी निकालना चाहेंगे तो आपको पता है मोलरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। तो इससे आप W2 की वैल्यू निकालेंगे, W2 की वैल्यू पुट करेंगे, M2 की वैल्यू आपके पास पहले से है 60, W1 की वैल्यू है 100, W2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं मोलरिटी। दोनों कैलकुलेट करेंगे और इसको सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 मिलीमीटर Hg एट 373 केल्विन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलरिटी पूछा हुआ है वेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलरिटी निकालने के लिए तो हमारे पास मास सॉल्यूट का होना चाहिए और सॉल्वेंट का मोलर मास होना चाहिए, और जहाँ तक है
हमारे पास सल्यूट का मास नहीं दिया हुआ है और सॉल्वेंट का जो है मास भी नहीं दिया गया है, तो कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा नोट कर दूं। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एक्वस सोल्यूशन है, थोड़ा सा इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हो गया वाटर, एक्वस सोल्यूशन का मतलब हो गया वाटर। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होती है, दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट पे ये बाहर के प्रेशर के हो जाता है बराबर, मतलब कि एट 373 केल्विन पर वाटर का जो वैल्यू होता है, प्रेशर की वैल्यू होती है, पी नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 760 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि उसका प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर। और बाहर का प्रेशर क्या होता है, बाहर का प्रेशर होता है उस समय 760 मिलीमीटर। जनरल कंडीशन में बाहर का प्रेशर 760 मतलब कि 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, 760 मिलीमीटर। देखिए आपको पता चल गया, ठीक है। इसका मास मतलब मोलर मास आप निकालेंगे तो 18 आता है, 18 ग्राम। ये भी आपके पास दिया गया है। 700 जो वैल्यू है वो क्या है, पी की वैल्यू है 700 मिलीमीटर, पी की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो जब पी की वैल्यू है आपके पास, पी नॉट की वैल्यू है, M1 की वैल्यू है, ठीक है। और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मतलब आप इससे निकाल सकते हैं कि इसका अगर आपको आवश्यकता पड़ेगा तो आप निकाल पाएंगे इसका मोलर मास वगैरह, ठीक है। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके पहले एक मेरे पास पीछे फार्मूला था, मैं आपको याद दे रहा हूँ। पीछे मैंने फार्मूला निकाला था कि पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू होता है, देख पा रहे हैं आप। इस फार्मूले को थोड़ा देखेंगे आप। फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम राउट्स लॉ फार्मूला आपको मैंने कहा कि पी नॉट माइनस पी अपान होता है पी नॉट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चूंकि कंडीशन डाइल्यूट है तो N2/N1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा N1। और N2 की वैल्यू क्या होती है, W2/M2, और यहाँ पे क्या होएगा W1/M1, ठीक है, हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू W2, मैं थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए, इंटू 1000 M2 इंटू W1, और M1 को मैंने थोड़ा सा बाहर रख दिया है। और ये पूरा फार्मूला किसका होता है, मोलरिटी का। ये पूछा गया, देखिए कैलकुलेट द मोलरिटी, इस पूरी जगह क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी। तो पी नॉट माइनस पी, यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, पी नॉट की वैल्यू दी गई है 1000, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 760 माइनस 700, पी नॉट की वैल्यू क्या है 760। M1 को इधर ले आइए, तो M1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू M1 हो जाएगा। M1 की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये पूरी वैल्यू क्या है, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्लियर बात हो रही है। इस दोनों क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे आप। एक क्वेश्चन ये देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज 260, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर मोल, देख रहे हैं आप। इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, एक क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे आप, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कास्ट बाय एडिशन, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को लगा करके आप इसके आंसर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।